दोस्तों आज हम प्रथम पत्र की बात करेंगे, खास करके यूजीसी नेट या डीएसएसबी नवोदय केवीएस में जो कॉमन पेपर है। और कॉमन पेपर का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है इन्वायरमेंट, जहां से लगभग 4 से 5 सवाल पूछा जाता है। तो किन किन सेक्शन से इन्वायरमेंट से सवाल पूछा जाता है, अगर आप भी अगले महीना यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, तो अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो 1 से 2 सवाल कहीं नहीं जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल भी जो दिसंबर 2023 में पेपर हुआ है, वहां भी इस टॉपिक से सवाल पूछा है। तो आज उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो आखिर पर्यावरण है क्या, उन पर्यावरण में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, और पर्यावरण को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के जो सबसे पहला बड़ा सम्मेलन हुआ, वह था पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन इसे क्यों कहते हैं? इसे अर्थ समिट कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि पृथ्वी को बचाने का एक व्यापक स्तर पर सम्मिलित प्रयास था। और यह सम्मेलन जो है, ब्राजील एक शहर है साउथ अमेरिका का, ब्राजील के शहर रियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो, पूरा नाम इसे रियो डी जेनेरियो कहते हैं। ब्राजील के शहर रियो में हुआ था, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। आखिर ये सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है? हर एग्जाम में यहां से सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है? तो दोस्तों, पहली बार जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ, उसमें पहली बार 3 मुद्दों पर चर्चा की गई थी। एक तो क्लाइमेट चेंज, आखिर जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि हमारा जलवायु, हमारा पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है। आज आप देखते हैं कोरोना जैसी समस्या आई, और गर्मी के समय में ठंड, ठंड के समय में गर्मी, और मौसम बिल्कुल बदल चुका है। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चर्चा करेंगे, और यहीं से सवाल पूछा जाता है। दूसरी जो पृथ्वी सम्मेलन में बात हुई, वह थी जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कि हमारे जो पृथ्वी है, अर्थ है, बहुत डाइवर्स है। हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं। अगर पृथ्वी को बचाना है तो इन बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना जरूरी है। अगर इंसान जीना चाहते हैं तो फिर इस बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था, वह था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम सतत विकास कहते हैं। अब कहते हैं कि इन सब के अतिरिक्त हमें विकास भी चाहिए। तो ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें। हम जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको हम कम से कम करें। तो इसी के लिए सतत विकास की अवधारणा आई। तो ये 3 मुद्दे थे, जहां से एक सवाल हर बार, अगर यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो हर साल सवाल यहां से पूछा जाता है। एक तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, दूसरा बायोडायवर्सिटी, और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन को लेकर के जो रियो सम्मेलन हुआ, एक बड़ा सम्मेलन था, और इसमें पहली बार विश्व के अधिकतर नेता भाग लिए, और एकजुट होकर पृथ्वी को बचाने के लिए सब मिलकर काम करने का निर्णय लिया। अब आगे चल के जो बैठक हुई, तीनों की अलग अलग बैठक हुई। क्लाइमेट चेंज को लेकर के अलग बैठक हुई, बायोडायवर्सिटी को लेकर के अलग बैठक हुई, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के अलग बैठक हुई। लेकिन पहली बार इन तीनों मुद्दों को लेकर जो बैठक हुआ था, वह था पृथ्वी सम्मेलन। तो इनको ध्यान रखिएगा। अब हम इन तीनों को, जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी और सतत विकास के एक एक पॉइंट्स को समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं,
सबसे पहले जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर के आगे 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो जापान का एक शहर है, वहीं पर बैठक हुआ उस जलवायु परिवर्तन को लेकर के, इसीलिए उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे जो है बायोडायवर्सिटी को लेकर के कार्टिजोना प्रोटोकॉल हुआ। कार्टिजोना दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया का एक शहर है कार्टिजोना। वहीं पर कार्टिजो जैव विविधता को बचाने के लिए, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए कार्टिजोना प्रोटोकॉल हुआ। फिर 2000 में नगोया प्रोटोकॉल भी हुआ। नगोया जापान का एक शहर है। इसी तरह आइची प्रोटोकॉल भी हुआ। आइची भी जापान का एक शहर है 2010 में। तो नगोया, आइची और कार्टिजोना, तीनों का संबंध जो है जैव विविधता से है। अगर एग्जाम में जाएंगे तो पूछ लेता है नगोया प्रोटोकॉल का संबंध क्या है। पिछले बार पूछा था कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। आपके सामने ऑप्शन था जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत विकास या ग्लोबल वार्मिंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल का दोस्तों संबंध जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन से। अब अलग अलग इसी तरह सतत विकास को लेकर के भी रियो प्लस 10 हुआ, फिर रियो प्लस 20 हुआ। जलवायु परिवर्तन में अलग से हम चर्चा करेंगे कि एजेंडा 21 लाया गया था। एजेंडा 21 मतलब 21 एजेंडे के माध्यम से, सॉरी, सतत विकास को लेकर के एजेंडा 21 आया था। और यह तय किया गया था कि हमारा ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो। तो इन विकास में एजेंडा 21 क्या भूमिका निभा सकती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में एजेंडा 21 से भी सवाल पूछा जाता है। आगे के जो सिलेबस है, जो अलग से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पर एजेंडा 21 के 21 एजेंडे की भी हम चर्चा करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे कि पहला आपने अभी देखा कि जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या क्या काम हुआ, आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या, क्लाइमेट चेंज क्या है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है जलवायु में होने वाले परिवर्तन। और ये जो हमारे जलवायु में जो पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं, और यही जलवायु भी है। तो जलवायु में होने वाले परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और इन जलवायु यह परिवर्तन क्यों होता है? तो दो कारण से होता है। एक मानव के प्रत्यक्ष गतिविधियों से, और अप्रत्यक्ष गतिविधि, जो मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, तो उसी के कारण हमारा जलवायु जो है परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरी बात है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, देखो, जब जब हमारा जलवायु परिवर्तन होने लगा तो इनका प्रभाव आगे चल के कृषि पर भी पड़ा, मानव स्वास्थ्य पे भी पड़ा, धरती, समुद्र की पारिस्थितिक प्रणाली और लोगों के जीविका पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड ने देखा कि व्यापक महीने में हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण आप देखो कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कैटरीना जैसे तूफान आ रहे हैं, कहीं कोरोना जैसे बीमारी आ रहे हैं, कहीं आंधी आ रही है। तो ये सब कारण आखिर क्यों हो रहा है पृथ्वी पर? क्योंकि हमारा पृथ्वी गर्म होते जा रहा है, और ये गर्म होने के कारण हमारा जलवायु परिवर्तित हो रहा है। तो इसी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ, याद रखना, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई समझौते हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है। इसमें कार्बन उत्सर्जन की दर विकसित देशों को 1990 के स्तर पर लाने को कहा है। जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो विश्व के देशों का बैठक जापान के जो शहर है क्योटो, वहीं पर हुआ। और इसमें यह कहा गया कि जो विकसित देश है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करे, और वह 90 के स्तर पर इसे लेकर के आए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर कही गई कि ग्रीन हाउस के गैस के अनियंत्रित वृद्धि को रोकने की बात की गई। अब पूछोगे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैस है समझिएगा, ग्रीन हाउस गैस सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है,
लेकिन पृथ्वी पर आने तो देता है लेकिन लौट के नहीं जाने देता है, एक लेयर बनाता है। इस लेयर के क्या कारण क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आखिर किस गैस के कारण ग्रीन हाउस गैस का निर्माण होता है, उसको इस क्योटो प्रोटोकॉल में कम करने की बात की गई है। यही क्वेश्चन पूछा है कि किन ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात नहीं की गई थी। तो इसमें 6 ग्रीन हाउस गैस है जिसे कि क्योटो प्रोटोकॉल में कम करने की बात की गई है। इनको याद रखिएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है। इसमें 5% की कमी की बात की गई। तो जो विकसित देश है और विकासशील देश है, सबसे कहा गया कि हमारा पृथ्वी जो गर्म हो रहा है, इसको गर्म किस कारण, किस गैस के कारण हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा पृथ्वी ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है गर्म होते जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन सब गैस जो है हमारे पृथ्वी को गर्म करती है। तो इन गैसों को हमें कम करने की जरूरत है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात किस सम्मेलन में किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया। और याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। कितने गैस कम करने की बात की? तो 6 गैस। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, ध्यान रखिएगा कि आखिर ग्रीन हाउस गैस क्या है। अभी हमने बताया संक्षेप में रूप में कि ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है और वह पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है, जिससे पृथ्वी गर्म होने लगता है। सिंपल भाषा में इसको, ग्रीन हाउस गैस को यदि आप समझेंगे, समझ लो ये सन है और ये पृथ्वी है, अर्थ है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश जो कंटिन्यू आता है, दिन भर आता है। अब क्या होता है कि यहाँ पृथ्वी पर हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस यूज करते हैं। यह एक लेयर बना देता है पृथ्वी पर, जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। जिस तरह से आप घर में चिमनी लगवाते हो, अगर चिमनी नहीं लगवाओ तो क्या होगा? गैस जब खाना बनाओगे तो वो गैस घर में ही रहेगा। जब वो गैस घर में ही रहेगा तो इसका क्या होगा? घर गर्म हो जाएगा। उसी तरह से सूर्य के 99% प्रकाश जो है पुनः वातावरण में विलीन हो जाता है, लेकिन इन गैस के कारण उसका कुछ मात्रा अर्थ के नजदीक रह जाता है, जिससे धीरे धीरे हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती है। और इसी को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है। अब ये भी सवाल पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस में अकेले, इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, अकेले 60% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। ग्रीन हाउस गैस में अकेले 60% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, 20% मीथेन का है, 14% सीएफसी का है, 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। तो इस बार भी क्रम से पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा से कम की ओर क्रम बनाइए। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर सीएफसी, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। अब इन गैसों के कारण क्या होता है? सौर ऊर्जा से स्थल व जल गर्म होते हैं। गर्म होने के बाद जल और स्थल दोनों ही विकिरण के द्वारा ऊर्जा को वायुमंडल में भेजते हैं। और वायु में पाने जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जलवाष्प वायुमंडल में पुनः वापस आ जाता है, जिससे ग्रीन हाउस में वृद्धि हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से उत्पन्न होता है? ईंधन के जलने से और जंगल में आग लगने से। इसी तरह मीथेन कहाँ उत्पन्न होता है? दलदल, पशु के जुगाली, धान के खेत, या जो वेटलैंड एरिया है, तेल के रिसने से, यहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड खेत व ईंधन के जलने से भी निकलता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक क्रियाओं से, परफ्लोरोकार्बन एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से। तो इन सब पदार्थों से जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये सब निकलते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होती है और हमारा जलवायु परिवर्तन होता है। इसीलिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। जलवायु परिवर्तन को लेकर 2002 में दिल्ली में भारत सरकार ने एक बैठक की थी, और भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 8 मिशन शुरू किए थे। ये जरूर याद रखना कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नेट के दृष्टिकोण से ये भी आई है, क्योंकि पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस मिशन की शुरुआत नहीं की थी। उसमें 1 2 3 4 5 दिए गए थे। फिर ऑप्शन था 1 सही, 2 सही, 3 सही या 4 सही। तो ऐसे में ये 8 मिशन को आपको याद रखना है। तो ये 8 मिशन कौन था? जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन था, राष्ट्रीय ऊर्जा कुशलता मिशन है, राष्ट्रीय सतत बनावट मिशन है, हिमालय पारिस्थितिक संवर्धन मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, और राष्ट्रीय रणनीतिक मिशन है, और राष्ट्रीय जल मिशन है। तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए ही इन मिशनों की शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए 2014 में पेरू में सम्मेलन हुआ था। पेरू की राजधानी लीमा में सम्मेलन हुआ था। और जो सबसे महत्वपूर्ण था, जहां से बार बार क्वेश्चन आप 10 ईयर देखेंगे, तो पेरिस सम्मेलन 2015 में दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर के पेरिस सम्मेलन हुआ। जस्ट पीछे के एग्जाम में पेरिस सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस पेरिस सम्मेलन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लिए थे। तो इस पेरिस सम्मेलन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात की गई थी, वह वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री कम रखने की बात की गई। कहा कि अगर आप पृथ्वी को बचाना चाहते हो, तो जो हमारा टेम्परेचर है, वैश्विक तापमान है, उसको 2 डिग्री से नीचे रखना होगा। जब तक आप 2 डिग्री से नीचे नहीं रहोगे, तो ये गर्मी हमारी बढ़ती रहेगी और हम पर जो है एक निगेटिव इफेक्ट डालती रहेगी। तो पेरिस सम्मेलन की जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा टेम्परेचर को 2 डिग्री कम करना। टेम्परेचर को क्या करना? 2 डिग्री कम करना, इसे ध्यान में रखना है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 50% की कमी लाना, और 2021 तक कार्बन डाइऑक्साइड 2100 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 100% कमी लाना। ये पेरिस सम्मेलन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी पेरिस सम्मेलन में एक नई बातें आई, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस आया। इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठजोड़। अब इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि इन्होंने ये बात कही कि विश्व के बहुत सारे लगभग 121 देश है जहां सूर्य की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ये सब देश आपस में मिल करके एक इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस बना सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठजोड़ बना सकते हैं, और ये सारे देश आपस में सौर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे को टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, और इसी मदद के माध्यम से अपने काम को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत मदद। और ये भी पूछा था कि इसमें पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी भाग लिए, साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का बहुत बड़ा योगदान है। और 2016 में 22वां सम्मेलन मराकश में हुआ था। तो ये याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस ये पेरिस सम्मेलन में ही गठित हुआ था। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब गठित किया गया? 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ, वही उसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात की गई। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। और भारत के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं,
और साथ ही कितने परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं ना, हिंदी में इसे कहते हैं कि जो ऐसी एनर्जी जिसका हम बार बार प्रयोग कर सके, उसे ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में जैसे सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, बायोगैस आता है, लघु जल विद्युत परियोजना आता है। ये सब रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आखिर पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो पृथ्वी सम्मेलन पहली बार पृथ्वी को बचाने का एक व्यापक स्तर पर किए गए कार्य था, और इसमें तीन मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, दूसरा बायोडायवर्सिटी को लेकर, और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। इन तीनों मुद्दों में से आज हमने एक मुद्दे पर चर्चा की, एक मुद्दे पर हमने बात की, वो था क्लाइमेट चेंज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो जरूर आप मैसेज करके मुझे बताना, जिससे कि मैं और आपको मदद के लिए और भी टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अलग से वीडियो बनाऊं, और बायोडाइवर्सिटी पर भी अलग से वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप भी संपूर्ण कॉमन पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो आप 8 से 10 फ्री क्लास ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हर वीडियो में कहता हूं कि पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की आपको स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। उसके बाद भी अगर आप असफल रहते हो, उसके बाद भी आप फेल रहते हो, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, ना कि आपके माँ बाप जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है, या कोई संस्था जिम्मेदार है। धन्यवाद। जय हिंद।